हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन खूबसूरत सा चैनल अनुज बायोलॉजी। जैसा पिछले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात हो चुकी थी और आज का वीडियो और भी खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। इसी के बेसिस पे किसी भी सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रोकैरियोटिक जिसमें नहीं पाया जाता न्यूक्लियस और दूसरा यूकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम उसी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर एक प्यारे से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो एक बात पहले से ही क्लियर है कि जो न्यूक्लियस होता है वो किस सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, दिस इज प्रोकैरियोट। और वो कौन सा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, दिस इज यूकैरियोट। तो आज का वीडियो में हम यूकैरियोट के सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के डिस्कवरी से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ प्लांट या एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवरऑल एक यूकैरियोट सेल के बारे में बात हो रही है। तो उसका अगर एक स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस लिक्विड सब्सटेंस को कवर किए रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस भी उनमें से एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यही तो कारण है कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल का एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है कि उसके न्यूक्लियस में कोई भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो अब बात आती है कि प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कैसे पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़ा रहता है। इस टाइप के जेनेटिक मटेरियल को नेक्ड जेनेटिक मटेरियल इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं। खैर, आज का जो वीडियो है वो यूकैरियोट सेल को लेके है। तो उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है इनमें सारे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो अब न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो उसका जो आउटर वॉल होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर जो इनर वॉल होता है उसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं और बीच में एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और इस पोर को हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब इन चार स्ट्रक्चर से आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियोपोर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिक्विड सब्सटेंस को कवर कर रही थी और उसे साइटोप्लाज्म कह रहे थे, ठीक वैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक लिक्विड सब्सटेंस को कवर करती है और उस लिक्विड सब्सटेंस को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ पढ़ना हो तब उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि इस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले सारे लिक्विड पोर्शन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गई ना कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। वो क्रोमैटिन के भी फॉर्म में हो सकता है, क्रोमोसोम के भी फॉर्म में हो सकता है और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। अब एक क्रोमैटिन, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोलस क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन सा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए। तो ये रहा डीएनए। डीएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी आ रहा होगा तो एक चीज क्लियर होगा कि कभी भी एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्शन करता है, तब ये जो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन को रैप करता है।
हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर रहा है, फिर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे ऐसे रैपिंग होती है। तो अगर ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड है तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये बेस होता है। और ऐसे जो मोती लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक माला होता है ना मोती वाला, वैसे ही ये दिख रहा है ना, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक ऐसे ही जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और यही क्रोमैटिन जब और भी कंडेंस हो जाता है और इस फॉर्म में, ऐसे देखिए मोती का माला इसमें अरेंज हो गया, तब इसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। दिस इज क्रोमोसोम। तो अब इसके क्रोमोसोम और क्रोमैटिन को हम लोग जान गए। अब इस न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो देखिए, अगर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। दिस इज एमआरएनए। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन जो प्रोटीन बनाने वाले ऑर्गेनेल राइबोसोम है, दिस इज राइबोसोम, वो तो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियोपोर के थ्रू ही यह एमआरएनए इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक जाता है। तो न्यूक्लियोपोर का फंक्शन पता चल गया ना क्या होता है। अब देखिए इस न्यूक्लियोलस को समझिए। न्यूक्लियोलस क्या होता है, जैसे कि इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कभी कभी डीएनए काफी कंडेंस हो जाता और एक ही साइड पे बहुत सारे एमआरएनए का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे वो क्वाइल स्ट्रक्चर बना लेता और उसे ही हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। यानी न्यूक्लियोलस इज फॉर्मेशन साइट ऑफ एमआरएनए। तो अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।